1 नवंबर को सिंघम अगेन रिलीज होने जा रही है, तो फटाफट से आपको पहली दोनों मूवीज सिंघम एंड सिंघम रिटर्न की कहानी शॉर्ट एंड सिंपली याद दिला देता हूँ। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पे आते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। इस कहानी की शुरुआत होती है गोवा के कोलवा पुलिस थाने से, जहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर राकेश कदम अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि राकेश कदम ने गोवा के गुंडे और पॉलिटिशियन जयकांत शिकरे को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, और इसी वजह से जयकांत राकेश को ही वसूली और तस्करी के आरोपों में फंसा के इतना मजबूर कर देता है कि समाज के ताने सुन सुनकर आखिर में राकेश कदम को सुसाइड ही करना पड़ता है। इसके बाद राकेश कदम की पत्नी मेघा जयकांत शिकरे के पास जाती है और कहती है कि भगवान किसी न किसी को जरूर भेजेगा जो तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा देगा। और फिर कहानी आती है बाजीराव सिंघम नाम के एक बेखौफ ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर पे, जो महाराष्ट्र और गोवा बॉर्डर पे शिवगढ़ गांव के पुलिस थाने में सीनियर इंस्पेक्टर होता है, और शिवगढ़ गांव के लोग भी बाजीराव को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब एक दिन बाजीराव के पिता के दोस्त गोटिया गौतम भोसले अपनी बेटी काव्या के साथ शिवगढ़ आता है, और उसके बाद इन दोनों के बीच की थोड़ी बहुत लव स्टोरी हमें दिखाई गई है, बट उस सब के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिल्म की असली कहानी तब शुरू होती है जब जयकांत शिकरे को एक मर्डर केस में जमानत मिलती है, और अब अगले 14 दिन के लिए उसे शिवगढ़ पुलिस थाने में जाके हाजिरी लगाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर दिया जाता है। बट जयकांत के गुंडे लोग कहते हैं कि आपकी जगह कोई और अपना बंदा शिवगढ़ जाके पुलिस थाने में हाजिरी लगा देगा। अब जयकांत के बंदे जब शिवगढ़ जाते हैं हाजिरी लगाने के लिए, तो बाजीराव सिंघम उन्हें मार के वहां से भगा देता है और कहता है कि 2 बजे तक अगर जयकांत शिकरे यहाँ पे नहीं आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात जब जयकांत को पता चलती है तो वो गुस्से में अपने पूरे काफिले के साथ शिवगढ़ आता है। बाजीराव थाने में मौजूद नहीं था, इसीलिए जयकांत वहीं बाजीराव का वेट करता है। घंटों वेट करने के बाद जब बाजीराव वहां पे आता है तो जयकांत बाजीराव को धमकाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ शिवगढ़ के लोग जो कि बाजीराव के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे, इन्हें जब पता चलता है कि कोई गुंडा बाजीराव को धमका रहा है तो तभी वो शिवगढ़ के बाहर मतलब जो थाना था उसके बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और जयकांत को जान से मारने की धमकी देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी जो गाड़ियां थी उनको भी तोड़ देते हैं। सिंघम किसी तरह इन लोगों को रोकता है और जयकांत शिकरे से कहता है कि अगले 14 दिनों के लिए चुपचाप वो एक क्रिमिनल की तरह यहाँ पे आगे सिग्नेचर करे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब क्योंकि सारी गाड़ियां तो गाँव के लोगों ने तोड़ दी थी, इसलिए जयकांत शिकरे गुस्से में पैदल ही शिवगढ़ से चला जाता है और रास्ते में बाजीराव ने उसके साथ जो किया उसके बारे में सोचता रहता है। इसके बाद जयकांत अपने पॉलिटिकल लिंक्स का इस्तेमाल करके बाजीराव को ट्रांसफर गोवा से कोलावा पुलिस थाने में करवा देता है, ताकि वो बाजीराव से अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। अब बाजीराव अपना चार्ज लेने के लिए कोलवा पुलिस थाने पहुंचता है। जयकांत भी अपने बंदे लोगों के साथ वहां पे आता है और यहाँ ये बाजीराव को धमकी देते हुए कहते हैं कि कैसे इस पुलिस थाने में इंस्पेक्टर राकेश कदम ने जयकांत की वजह से ही अपने आप को गोली मार ली थी और अब तेरा भी यही हाल होगा। इसके बाद बाजीराव अपने पुलिस थाने के कलीग्स के साथ जयकांत के बारे में चर्चा करता है और इसी बीच बाजीराव को पता चलता है कि गोवा के सारे क्रिमिनल एक्ट्स के पीछे जयकांत का ही हाथ होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गोवा डीएसपी सत्यम पाठक जो कि बाजीराव का सीनियर ऑफिसर है, ये भी जयकांत के साथ मिला हुआ है और इसके काले कारनामों को छिपाने में इसकी मदद करता है, इसलिए जयकांत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब राकेश कदम को इंसाफ दिलाने के लिए बाजीराव राकेश की वाइफ मेघा के साथ डीजीपी विक्रम पवार के पास जाता है, बट डीजीपी कहते हैं कि सारे सबूत राकेश कदम के खिलाफ है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकते। फिर ये दोनों मंत्री नरवेकर के पास जाते हैं, बट ये मंत्री भी जयकांत का ही चमचा था, इसीलिए वो इनकी बात को नहीं सुनता। यहाँ गोवा की एक लोकल पार्टी जयकांत को अपना अगला उम्मीदवार चुनती है, जिसकी वजह से जयकांत बाजीराव को और भी ज्यादा परेशान करने लगता है। और इन्हीं सब रीजन की वजह से बाजीराव नौकरी छोड़ के अपने गाँव शिवगढ़ जाने का फैसला करता है। बट काव्या बाजीराव से कहती है कि तुम्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उन बुरे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। जब ये दोनों यहाँ पे आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी जयकांत के गुंडे इनको परेशान करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और फिर सिंघम इनको गुस्से में आके बुरी तरह मारता है और जेल में डाल देता है। अब इतना कुछ होने के बाद इन लोगों को छुड़वाने जयकांत का राइट हैंड शिवा आता है, बट एफआईआर फाड़ने के जुर्म में बाजीराव इसे भी जेल में डाल देता है। अब इसको छुड़वाने के लिए डीएसपी पाठक आता है, बट बाजीराव इसको भी पूरी पब्लिक के सामने खरी खोटी सुना के यहाँ से भेज देता है। जैसे जयकांत शिकरे ने राकेश कदम को झूठे चार्जेस में फंसाया था, वैसे ही बाजीराव शिवा की गाड़ियों में अवैध शराब रखवा के मीडिया के सामने इनको एक्सपोज कर देता है। यहाँ जयकांत इलेक्शन जीत चुका था और वो खुद कोलवा पुलिस थाने आके बाजीराव को वापस घर जाने के लिए ट्रांसफर ऑर्डर देता है। बट इस बार बाजीराव हार मानने वाला नहीं था, इस बार वो अकेले जयकांत से लड़ने का फैसला करता है। बट इससे पहले कि बाजीराव कोई भी कदम उठाता, वो पुलिस के एनुअल फेस्टिवल फंक्शन में जाता है, जहाँ पे डीएसपी, डीजीपी और बाकी सभी पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे। यहाँ आके इन सभी से कहता है कि वो अकेला जा रहा है जयकांत से लड़ने के लिए, क्योंकि सिस्टम ने इसको मजबूर कर दिया है। और बाजीराव की ये सारी बातें
सुन के बाकी पुलिस वाले भी बाजीराव का साथ देने का फैसला करते हैं। अब क्योंकि जयकांत अगले ही दिन मंत्री पद की शपथ लेने वाला था, इसीलिए सारे पुलिस वाले उसको शपथ लेने से पहले ही मारने का प्लान बनाते हैं। सारे पुलिस वाले चोरी छिपे आधी रात को जयकांत के घर पे हमला कर देते हैं और जब जयकांत इतने पुलिस वालों को एक साथ देखता है तो वो घर से भागने की कोशिश करता है, बट गोवा की सारी पुलिस उसको ढूंढ के कोलवा पुलिस स्टेशन लेके आती है और उसी कुर्सी पे बिठाती है जिस कुर्सी पे बैठ के राकेश कदम ने सुसाइड किया था। एंड फिर क्या था, फिर वही होता है, बाजीराव फाइनली जयकांत शिकरे को वहीं पे ठोक देता है। पुलिस शिवा को भी अपना स्टेटमेंट बदलने के लिए कहती है और शिवा डर के मारे जयकांत के सारे राज उगल देता है। एट द एंड पुलिस मीडिया में ये बयान देती है कि शिवा ने जयकांत के सारे काले धंधों के बारे में बता दिया था, तो पकड़े जाने के डर से जयकांत ने खुद को गोली मार के सुसाइड कर लिया। इसी के साथ राकेश कदम को अपना इंसाफ मिलता है और पार्ट 1 की कहानी यही एंड होती है। अब आते हैं सिंघम रिटर्न्स पे। सिंघम का ट्रांसफर मुंबई हो चुका है। ये है सत्यराज चंद्र उर्फ बाबाजी, एक काफी पावरफुल और करप्ट रिलीजियस लीडर जिनके कॉन्टेक्ट काफी हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल लीडर्स से भी हैं, जिनमें से एक है इन पावर पार्टी के सचिव मंत्री प्रकाश राव। बाबाजी इनका अपना एक आश्रम है जहाँ ये अपने भाषण वगैरह देते हैं और इनके भक्त लोग इनको काफी ज्यादा मानते हैं। अब इस बाबा के काफी डार्क सीक्रेट्स हैं जो कि आम जनता नहीं जानती, जैसे कि इन्होंने 2-3 लड़कियों का रेप किया हुआ है, काफी मर्डर्स किए हुए हैं, इनके ट्रस्ट में खूब सारा ब्लैक मनी है और साथ ही अपने भक्तों को भी लूटते हैं वगैरह वगैरह। अब ये बाबा हर किसी को अपने काबू में कर लेता था सिवाय गुरुजी के। ये भी एक पॉलिटिकल लीडर हैं और ये यंग पढ़े लिखे लोगों को पार्टी में ले रहे हैं। अब सिंघम के घर वाले उसे एक लड़की से मिलवाते हैं जिसका नाम है अवनी। ये सिंघम के गांव की लड़की थी जिससे इसके पेरेंट्स ने शादी करने के लिए मिलवाया होता है। यहाँ इनका रोमांस वगैरह शुरू होता है, बट वी विल स्किप दिस पार्ट, सीधा आते हैं मेन स्टोरी पे। अगली सुबह बाबाजी और गुरुजी आपस में एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी गठबंधन की सरकार है। यहाँ गुरुजी के साथ विक्रम अधिकारी था और बाबाजी के साथ है प्रकाश राव। प्रकाश राव गुरुजी से कहते हैं कि जो आप ये पार्टी में नए नए लोंडों को जगह दे रहे हो ये हमारी सरकार को डुबा देंगे, बट गुरुजी इनको सीरियसली नहीं लेते और कहते हैं कि मुझे जैसा करना है मैं वैसा ही करूंगा। यहाँ पे मीटिंग खत्म होती है और अब ये दोनों गुरुजी से काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। एक तो इनकी पहले ही नहीं बनती थी आपस में और ऊपर से ये कहने के बाद तो इनकी मतलब और भी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं। इसी दिन कांस्टेबल महेश की पत्नी और उसकी माँ सिंघम को आके बताते हैं कि महेश अभी तक घर वापस नहीं आया है। सिंघम दया को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजता है तो उसे गांव के रास्ते पे महेश की बाइक और एक आदमी की लाश मिलती है। बाय द वे आपको बता दूं कि ये आदमी महेश नहीं है। अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस फोर्स को दरिया में एक एम्बुलेंस मिलती है जिसमें महेश की लाश भी थी और साथ ही करोड़ों रुपए भी। अब इसमें जो ये आदमी था ये तो हेड कांस्टेबल महेश था, बट जो ये एम्बुलेंस थी ये थी बाबाजी की ट्रस्ट की। मीडिया वाले इस पूरे सीन को देख के महेश को चोर समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि महेश काला धन लेके भाग रहा था। मीडिया बाबा का इंटरव्यू लेती है तो इन्हें पता चलता है कि एक हफ्ते पहले ये एम्बुलेंस आश्रम से चोरी हो गई थी और सेवकों ने इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी। अब जब सिंघम अपनी टीम के साथ टोल के सीसीटीवी कैमरे चेक करता है तो वीडियो में उन्हें वो एम्बुलेंस नजर आती है और साथ में वो आदमी भी नजर आता है जिसकी लाश उन्हें महेश की बाइक के साथ मिली थी। यहाँ टोल वाला आदमी ने ये भी बताता है कि यही एम्बुलेंस यहाँ से 10-12 बार गई है। सिंघम महेश की बीवी और उसकी माँ से मिलता है और कहते हैं कि जिसने भी महेश के साथ ये किया है मैं उसका बदला जरूर लूंगा। अब सिंघम जाता है बाबाजी के आश्रम में और उसको देख के बाबाजी चौंक जाते हैं। सिंघम इनसे कहते हैं कि एम्बुलेंस गुम होने की रिपोर्ट तो लिखवाई थी लेकिन ड्राइवर गायब होने की नहीं, जिस पर बाबाजी अपनी वही फालतू की बकवास करते हैं, अपना ज्ञान देने लगते हैं। एंड सिंघम इनसे कहते हैं कि अगर मुजरिम महेश हुआ तो मैं अपनी वर्दी उतार के फेंक दूंगा, लेकिन अगर कोई और निकला तो उसे कुत्ते की तरह घसीट के यहाँ से लेके जाऊंगा। अब उसी दिन गुरुजी दिल्ली जा रहे थे और सिंघम उनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ने के लिए जा रहा होता है कि तभी रास्ते में आगे वाली गाड़ी से एक ट्रक आके टकरा जाता है और पीछे से काफी सारे गुंडे गन्स के साथ पुलिस पर अटैक कर देते हैं। सिंघम गुरुजी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। गुरुजी को गोली लगती है और उनकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब इतना कुछ होने के बाद सिंघम काफी दुखी हो गया था, इसलिए वो नौकरी छोड़ के शिवगढ़ अपने घर वापस जाने का फैसला करता है। बट असली मजे की बात ये थी कि सिंघम ने नौकरी छोड़ी नहीं थी बल्कि वो अल्ताफ की फैक्ट्री पे नजर रख रहा था। दरअसल आपको बता दूं कि अल्ताफ की फैक्ट्री में बाबाजी के ट्रस्ट से ही इलीगल पैसा आता है और यहाँ पे सिंघम बाबाजी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए आया था। अल्ताफ की फैक्ट्री में काले पैसे का काम जोरों से चल रहा था कि तभी वहाँ पे सिंघम आके उनकी ठुकाई करना शुरू कर देता है। अब सिंघम और उसकी टीम अल्ताफ को पकड़ के अदालत लेके जा रही होती है कि तभी रास्ते में कुछ गाड़ियां उन्हें घेर लेती हैं। ये गुंडे फिर से पुलिस की गाड़ियों पर अटैक करते हैं। यहाँ काफी सारे पुलिस वाले जख्मी भी होते हैं और अल्ताफ को भी काफी चोट लगती है, बट ये लोग किसी तरह अल्ताफ को यहाँ से निकाल के ले जाते हैं। अल्ताफ अब कोमा में पहुंच चुका था, इसीलिए प्रकाश राव अपने गुंडों को मौका मिलते ही अल्ताफ को मारने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अगर वो मिल गया तो फिर ये बाबाजी के सारे पोल खोल देगा। इसीलिए कुछ दिनों बाद खबर आती है कि अल्ताफ को होश आ गया है। ये सब अल्ताफ के पास जाते हैं और अब अल्ताफ सब कुछ बताने के लिए राजी
हो जाता है, क्योंकि वैसे भी इसको तो अपने ही लोग मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए अब कुछ बचा नहीं ऑप्शन। ये इन्हें सब बता देता है कि कैसे प्रकाश राव और बाबा जी गैर कानूनी पैसे का वोट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्ताफ इन्हें उस इंसिडेंट के बारे में भी बताता है जिस रात महेश की मौत हुई थी। असल में हुआ ये था कि अल्ताफ और उसका एक साथी एम्बुलेंस में करोड़ों रुपए भर के वहां से जा रहे थे। महेश भी वहीं से गुजर रहा था, तो वो उनकी मदद करने के लिए रुकता है। उनकी गाड़ी ठीक करने के बाद जब महेश पीछे देखता है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो ढेर सारा पैसा है, करोड़ों रुपए हैं। अब महेश ये पैसा बचाने के लिए ये एम्बुलेंस लेके यहाँ से निकल जाता है। यहाँ हाथापाई में अल्ताफ के दोस्त को गोली भी लगती है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर इसके बाद अल्ताफ ने ही किसी को फोन किया था और रास्ते में एम्बुलेंस को किसी ट्रक से टक्कर मरवा के दरिया में गिरवा दिया था। अब ये सब सुन के सिंघम अपनी पूरी टीम के साथ बाबा जी के आश्रम जाता है और बाबा जी से कहते हैं कि तेरे कुत्ते अल्ताफ ने सब भोग दिया है। यहाँ सिंघम बाबा जी को पैदल ही पूरे रास्ते जलील करते हुए लेके जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनके काफी सारे फैंस हैं, इनके काफी सारे भक्त हैं, तो ये लोग भड़क जाते हैं और पूरे शहर में दंगे फसाद करना शुरू कर देते हैं। सड़कों पे जुलूस निकालते हैं और गाड़ियां वगैरह भी तोड़ देते हैं। बाबा जी की अदालत में पेशी होती है, बट अब क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल लोग होते हैं और साथ ही रिलीजियस लीडर भी, तो इसीलिए इनको कुछ ही टाइम बाद कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये सब होने के बाद कमिश्नर के ट्रांसफर का ऑर्डर आता है और सिंघम की भी इंक्वायरी लगने वाली थी। विक्रम सिंघम के पास जाता है और कहता है कि 2-3 महीने के लिए हमें शांत रहना होगा, एक बार ये इलेक्शन खत्म हो जाए, हम पावर में आ जाएं, फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अब सिंघम किसी की सुनने वाला नहीं था, पानी सिर के ऊपर से जा चुका था और ये कमिश्नर से कहता है कि ऐसी वर्दी किस काम की जो हमें मजबूत नहीं मजबूर बनाए। सिंघम और बाकी के सभी पुलिस ऑफिसर्स अपनी वर्दी उतार के बाबा जी के घर पे जाते हैं। पुलिस और बाबा जी के गुंडों में लड़ाई होती है, बट अब क्योंकि पुलिस वाले ऑफ कोर्स काफी ज्यादा थे तो इसीलिए वो इन सभी को मारते हैं। फाइनली प्रकाश राव और बाबा जी को सिंघम ने पकड़ लिया था। तो सबसे पहले तो ये इन दोनों को 2-2 गोली मारते हैं, वो भी पिछवाड़े पे, और गोली खाने के बाद प्रकाश राव बाबा जी के सारे डार्क सीक्रेट्स उगल देता है, वो भी लाइव मीडिया के सामने। अब इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है, बट ये अदालत के बाहर सिंघम से कहते हैं कि तू सिस्टम में है और हम खुद सिस्टम है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम अंदर जा रहे हैं बाहर आने के लिए। अब पुलिस वाले इनको जेल लेके जा रहे होते हैं कि तभी सारी गाड़ियां रुक जाती हैं और पुलिस वाले बाहर आ जाते हैं। इनकी गाड़ी को छोड़ के बाकी सभी गाड़ियां दूर हो जाती हैं और जिस गाड़ी में ये दोनों बैठे हुए थे उसे एक टैंकर से टक्कर मार दी जाती है, जिससे कि इस गाड़ी में आग लग जाती है और ये दोनों वहीं मर जाते हैं। और इस तरह सिंघम महेश की मौत का बदला लेता है और यहाँ होती है मूवी एंड। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सिंघम अगेन के लिए आप कितना एक्साइटेड हो, आप सिंघम अगेन देखने वाले हो या फिर भूल भुलैया 3, मुझे कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।